नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस 45वें क्रम में मैं श्वास्तव बस्ती से आप सबका स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपके बीच में आज जो है उस विषय को कहने के पहले हम आपसे कुछ प्राकृतिक नियमों की चर्चा करेंगे। प्रकृति ने इस पृथ्वी का जब निर्माण किया था तो उसने एक बेसिक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बेसिक पॉइंट ऑफ एयर, बेसिक पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तीनों का समावेश किया था। कभी आपने महसूस किया है कि जाड़े के दिनों में जब आप अपने घरों के हैंडपंप को या मोटर से पानी निकालते हैं तो पानी आपको गर्म मिलता है, और गर्मी के दिनों में जब आप उसी मोटर को, उसी हैंडपंप को चलाते हैं तो आपको पानी ठंडा मिलता है। हमारे सभी साथी लाइन पर हैं। डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी हैं, डॉक्टर अभी, डॉक्टर किशोर शर्मा जी हैं। आप सब लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं कि जब हम जाड़े में पानी निकालते हैं हमको गर्म मिलता है, गर्मी में पानी निकालते हैं तो हमको ठंडा मिलता है। प्रकृति की ये क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था प्रकृति ने क्यों बनाई? जबकि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी होता है। प्रकृति ने इस व्यवस्था को इस कारण कि उसने इस पृथ्वी पर जितने जीव, उन जीव जिस पानी की आवश्यकता है उस पानी का जो वास्तव में तापक्रम होना चाहिए उसके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के लिए, या पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए, या निष्कासन क्रिया में सहयोग करने के लिए, प्रकृति अपने हिसाब से उस जल का तापमान नियंत्रित कर देती है। हालांकि इसका संबंध पृथ्वी की गर्मी और पृथ्वी के ताप से भी है कि जब बाहर का वायुमंडल गर्म होता है तो जमीन के अंदर का ताप कम हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है, और जाड़े में जब जमीन के बाहर का तापमान बहुत अधिक गिर जाता है तो जमीन के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और पानी आपका गर्म हो जाता है। यानी प्रकृति जमीन के अंदर के सतह की, बाहर के सतह शून्य कहते हैं। जमीन के ऊपर से लेकर के ऊपर का पूरा पोर्शन शून्य कहलाता है भौतिक दृष्टिकोण से। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से शून्यता इसी को कहते हैं कि जहां पर पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाए उसके आसपास हम शून्य कहते हैं, या आकाश कहते हैं, जिसे हम आकाश की परिभाषा कहते हैं। डॉक्टर महेंद्र सेंगोकर भी है हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है। तो जब प्रकृति हमको नियमों के अनुसार एक निश्चित तापक्रम में जल हमको पीने के लिए प्रदान करती है, हम उसका विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, तो इसका तात्पर्य जानते हैं क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि प्रकृति हमको संकेत देती है, प्रकृति हमको यह इंडिकेट करती है कि आपको इसी जल का सेवन करना है। यह आपके शरीर के लिए, आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपके लिए बनाकर भेजा है। जब हम भोजन करते हैं तो उस नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी जो आपके घरों के हैंड पाइप से या मोटर चलाने पर आपके मशीन से जो पानी पंपिंग सेट से आता है, उस टेम्परेचर को ही आपको भोजन के साथ पानी ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आमतौर से क्या होता है, आजकल के इस बदलते एटमॉस्फेयर में आप फ्रिज का ठंडे से ठंडा पानी पीना चाहते हैं, आप ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो तापक्रम है, जिस टेम्परेचर पर प्रकृति ने कोशिकाओं को कार्य करने की क्षमता प्रदान की है, जब उससे अधिक ताप, उससे कम ताप का जल आपके एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में प्रवेश करता है तो पाचन क्रिया स्वतः बाधित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भोजन के साथ कभी भी ठंडे जल का प्रयोग न करें। हालांकि योग या अन्य प्राकृतिक कि भोजन के 2 से ढाई घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कारण क्या है कि जल भोजन के साथ लिया जाने वाला एक अनिवार्य यौगिक है,
क्योंकि जल हमारे भोजन को एलिमेंट्री कैनाल में जा करके कहीं पर बैठने नहीं देता। जब हम पानी भी लेते हैं भोजन के साथ, एलिमेंट्री कैनाल में जा करके भोजन के जो पदार्थ हैं जो पाचन क्रिया के बाद बनते हैं, वो जा करके बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बन पाते हैं, उनमें कुछ गीलापन बना रहता है, और गीलेपन बने होने के कारण पानी की मात्रा के साथ वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की कैपिलरीज से सक कर लिए जाते हैं पोषक तत्वों के रूप में। और जब हम पानी 2 घंटे 2.5 घंटे बाद पिएंगे, लोगों का मानना यह है कि शरीर में या हमारे आमाशय में लगभग 2 से 2.5 घंटे तक पाचन क्रिया चलती रहती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये कहाँ लिखा गया है, जूलॉजी या फिजियोलॉजी के किस पार्ट में लिखा गया कि 2.5 से 3 घंटे तक पाचन क्रिया चलती रहती है। हमारे आमाशय में भोजन के रुकने की कैपेसिटी 2 से 3 घंटे है, लेकिन पाचन क्रिया तो भोजन हमारे माउथ कैविटी से ही आरंभ हो जाती है। जब हम भोजन को कुतर कुतर के दांतों से खाते हैं, चबाते हैं, मुंह में पाचन होता है, जो कुछ बचा होता है वो हमारे आगे के स्टमक में होता है, जहाँ पे कुछ देर पचा पड़ा रहता है, जहाँ पे लीवर और पैंक्रियाज के एंजाइम्स भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर भोज्य पदार्थों का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और उसके बाद उसका नंबर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद तो पदार्थ को ठोस होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके पहले अगर हम उसको 2 घंटे 2.5 घंटे या आधे घंटे तक पानी नहीं देंगे तो स्वाभाविक है कि पाचन क्रिया के बाद जब अंदर के पाचक रस तो डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे। तो होता क्या है, जब वो डाइल्यूट नहीं होते हैं तो जब पानी हम नहीं पीते तो कंसंट्रेट हो जाते हैं, और उससे जो हमारे फूड पार्टिकल्स पाचक द्रव्यों में या पाचक पदार्थों में बदलते हैं, तो वो जाकर के हमारे बॉडी में फैट को इनलार्ज करते हैं। स्लिम बॉडी के लोगों के लिए, स्मार्टनेस के लिए ये ज़रूरी है कि आप भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते रहें। ये मेरे अपना, चूँकि मैं 57 वर्ष में चल रहा हूँ, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मैंने कभी भी भोजन के साथ जल को नहीं छोड़ा। मैं भोजन करता रहता हूँ, जल को लेता रहता हूँ। उससे क्या अंदर की जो पाचन क्रिया है वो और मजबूत प्रदान करती है, मजबूती पाती है। जल एक माध्यम बन जाता है भोजन को डाइल्यूट करने का, और डाइल्यूट करने के बाद वो ब्लड कैपिलरीज में सक करने का एक मीडिया बन जाता है। इसीलिए भोजन के साथ जल की अनिवार्यता पाचन क्रिया में बताई गई है। जल एक अनिवार्य प्रक्रिया है, भोजन के पाचन क्रिया में जल की महत्ता को पर बल दिया गया है। कई चिकित्सा पद्धतियों वाले इसको कहते हैं कि भोजन बहुत गर्म होता है, उसमें पानी आप डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा, तब आग के जलते हुए पर अगर आप पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगा। इसका कोई वैज्ञानिक कार्य या प्रमाण दिखाई नहीं पड़ता है, केवल एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये दर्शन शास्त्र की परिकल्पना है। मेरे हिसाब से ये मेरी निजी राय है। अब इस पर कभी आमने सामने किसी से चर्चा हो, अगर वो अपने मत को बताएं और मैं भी अपने मत को बताऊं, तो फिर कोई निष्कर्ष निकल के सामने आए। फिलहाल मेरा मानना यह है कि भोजन के साथ जल की आवश्यकता लगातार बनी रहती है, और भोजन के साथ जल को लेना ही चाहिए। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा पानी पिए। एक बैग आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो फिर आपकी भूख की प्रक्रिया कम हो जाएगी, आहार नाल में आपके पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो भोजन आप कम करेंगे। लेकिन अगर आप भोजन करते करते पानी लेते रहेंगे तो वो भोजन को जाके वहाँ पे सबसाइड करता रहेगा, और भोजन की पाचन क्रिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टमक में जब HCl को मैंने बताया था कि HCl एक प्रकार का तेजाब है। अगर हमारे ग्लैंड से जो जहाँ से HCl निकलता है, अगर हम वो HCl निकाल के आपके हाथ पे रख दें तो आपके हाथ में छेद हो जाएगा, लेकिन वही HCl हमारे पेट में बना रहता है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, म्यूकस मेम्ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो उस HCl को काम करने के लिए थोड़ा और डाइल्यूट होना पड़ता है, और करने के लिए हमको जल की जरूरत होती है। ये मैंने पाचन क्रिया में जल की महत्ता पर इस कारण आपको बताया कि मैं आगे जो कुछ बताने वाला हूँ, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, चाहे वो एसिडिटी हो, और चाहे वो आपका कॉलिक हो, इन सब में जल की अनिवार्यता है। विशेष करके जल, और आपको जल पीना कौन सा है इस पर भी चर्चा कर लें। मैंने आपसे कहा तो एक निश्चित तापमान पर जल पीने की व्यवस्था करती है। गर्मी में हमको जितने टेम्परेचर के जल की आवश्यकता हमारे शरीर में, उतना पानी से नल से ठंडा निकलता है। जाड़े में हमारे टेम्परेचर की आवश्यकता है, जाड़े में नल से पानी उतना गर्म निकलता है। तो हम सीधे भोजन के साथ या दैनिक जीवन में उसी नल का फ्रेश वाटर पिए, उसी को फ्रेश वाटर कहते हैं।
कि जो ताज़ा जल नीचे से पृथ्वी से हमको प्राप्त हो हम उसको ग्रहण कर लें। हमारा मानना ये भी है कि हम जो सील्ड बोतल में पानी लेते हैं, जिसे आप विभिन्न प्रकार के बोतलों में खरीदते हैं, मैं उस जल से सहमत नहीं हूँ। अभी पिछले WHO की रिपोर्ट में भी आया था कि आरओ का वाटर, क्योंकि उसमें वो तत्व नहीं पाए जाते हैं जो प्राकृतिक जल में पाए जाते हैं। तो प्रकृति द्वारा जो जल हमको उपलब्ध है, हाँ, जो पानी आप लेते हैं उस पानी को पृथ्वी के एक मानक लेवल से कम नहीं होना चाहिए। जो बड़े हैंड पाइप होते हैं, अब 15 से 20 फीट पे अगर पानी निकल रहा है तो निश्चित रूप से फर्स्ट स्टेटा पर जो पानी आता है वो गड़बड़ होता है। इस नाते हमको उस पानी का प्रयोग करना चाहिए जो लगभग 100 फीट नीचे से मिल रहा हो। तो कोशिश करें कि 60 फीट के नीचे, 60 से 100 फीट के बीच वाले नल के पानी का उपयोग आप अपने हर काम में कर सकते हैं। इसलिए मैंने दवा बनाने के लिए भी आपको ताज़े पानी की सलाह दी है कि रोगी से आप कहें ताज़ा पानी निकालिए और बनाइए। तो ताज़ा पानी हमारे पाचन क्रिया में एक सुलभता प्रदान करता है। अब आइए हम बात करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के समस्याओं पर। जैसे पहला है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस को, या इसको हम आमाशय का प्रदाह भी कह सकते हैं, ये एपिगैस्ट्रियम की पीड़ा भी इसको हम कह सकते हैं। इस रोग में आमाशय का बड़ा हो जाना, आंतरिक झिल्लियों में सूजन आ जाना, आमाशय की ग्रंथियों को सूज करके उसका काम करने का तरीका बंद कर देना, जूस के निकलने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाना, HCl का कम, हमारे विभिन्न प्रकार के इंटेस्टिनियल एंजाइम्स की निष्क्रियता कम हो जाना, इन सब के कारण भोजन की पाचन क्रिया पर बाध्यता आती है। और भोजन की पाचन क्रिया में जब बाध्यता आती है तो इस प्रकार जो आमाशय में एक अजीब सा उलझन होती है, पेट फूलने लगता है। फूलने के साथ साथ ऐसा लगता है कि हमारा एक चर्बी पर, जो फैट की चर्बी है हमारे पेट के आसपास, तो कुछ उभरी हुई नजर आती है। और एक अजीब सी उलझन, पेट के फूलने से, पत्थर हो जाने से लगता है कि पेट दबा हुआ है, बढ़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खराबी, एक तरीके का मीठा सा दर्द होता है। और इस तरीके का जो व्यवहार होता है विशेष करके उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बर्फ़ के पानी का या ठंडे जल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठंडे जल का प्रयोग कम से कम ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना के कहर में विभिन्न चिकित्सक गुनगुना पानी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि एक कम टेम्परेचर पर विभिन्न प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया के एक्टिव हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन, उनके जो गोनेट्स के रिप्रोडक्टिव, जो उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो एक विशेष तापक्रम पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी दशा में अगर भोजन हमारे आमाशय में बहुत देर तक पड़ा हुआ है और हम ठंडे जल का प्रयोग कर रहे हैं तो पाचन क्रिया हमारी बाधित होती है। और ऐसी दशा में हमको भोजन करने के उपरांत ठंडे पानी को नहीं लेना चाहिए। सड़े गड़े फलों को देख करके खाना चाहिए। कभी कभी ऐसे फल हम ले लेते हैं जिसको हम पाते हैं उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन, ये सब हमारे पेट में चले जाते हैं और उससे जब वो वहाँ पे एरोबिक और एनएरोबिक दो प्रकार के श्वसन होते हैं, तो चूंकि जो बैक्टीरिया या हमारे शरीर में होते हैं या हमारे आहार नाल में जो एस्कैरिस होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के श्वसन करने की इनकी क्षमता होती है, जिसे हम एनोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, एनारोबिक अवायवीय श्वसन। तो ये जब श्वसन क्रिया करते हैं तो इनके श्वसन से निकलने वाली CO2 वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा बढ़ने लगती है। एलिमेंट्री कैनाल में वो CO2 होती है और उस CO2 को हमारे विभिन्न प्रकार के गैसों में समाहित करके हमारे पेट में तनाव होता है, पेट में हल्की पे राहत महसूस होती है। और कभी कभी ये दर्द हमारे पीठ की तरफ, हमारे विभिन्न प्रकार के हाथ पैरों के मांसपेशियों में बढ़ जाता है। दबाने पर, जगह जगह दबाने पर डे डे की आवाज़ आती है, डकार आती है। जब ये और अधिक हो जाता है तो फिर हमको सरदर्द की अनुभूति होती है, आँखों में भारीपन आता है,
हमारे माथे पर पसीना आता है, हल्का ठंडा पसीना भी देखा गया है। भोजन की अरुचि हो जाती है, हिचकियाँ आने लगती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिचकी आने लगती है। भोजन जब ज़्यादा CO2 बन जाती है अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो हिचकी आना, जी मचलाना, गैस का ऊपर की तरफ भागना, गले के यहाँ पर लगता है कि कोई जलन हो रही है, भारीपन हो रहा है, ये सारे लक्षण हमारे गैस्ट्राइटिस के हैं। और जो कॉलिक शब्द हमने लिया, कॉलिक एक तरीके का कॉलिक पेन है जो कई प्रकार का होता है, जिसमें एक पेन आप कह सकते हैं कि इंटेस्टिनियल कॉलिक, दूसरा है बाइलरी कॉलिक, जो तीसरा है आपका रीनल कॉलिक और एपेंडिकुलर कॉलिक। ये चारों प्रकार के दर्द आपके इपिगैस्ट्रियम पार्ट में, इलियक पार्ट में होते हैं और इनके भी लक्षण लगभग वही होते हैं जो गैस्ट्राइटिस में होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत लक्षण इसके कॉन्स्टिपेशन से मिलते हैं। आमतौर से या पेट में दर्द का बढ़ना या रीनल कॉलिक, आपके किडनी में दर्द का बढ़ना, एपेंडिकुलर कॉलिक, अपेंडिक्स का में दर्द का होना, हमने इस पर चर्चा है। और आमतौर से होता ये ठंडा पसीना आता है, चेहरे का पीलापन हो जाता है, पेट को दबाने से कुछ आराम मिलने लगता है, इपिगैस्ट्रियम पार्ट और हाइपोगैस्ट्रियम पार्ट में हमको भारीपन महसूस होता है, हमारे राइट और लोअर रिब्स पर दोनों पसलियों की तरफ ये दर्द ऊपर की ओर भागता है और इतनी बेचैनी होती है कि आदमी उठ करके टहलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है गैस पास नहीं होती, और ये होता क्या है कि इस गैस को पास होना चाहिए आपके एनस पार्ट से, लेकिन आमतौर से जब गैस का प्रेशर ऊपर की ओर हो जाता है और आप अधिक देर तक भोजन करने के बाद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या भोजन करने के बाद आपने कोई शारीरिक श्रम कर लिया, या मानसिक, राजेंद्र प्रसाद सिंह सैनी जी भी आ गए, हमारे इंद्र कुमार गुप्ता जी भी लाइन पर हैं, अमित श्रीवास्तव जी भी लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। तो जब आप भोजन करने के बाद आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं और आप लगातार दो घंटे 3 घंटे तक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या आप कहीं श्रम कार्य कर रहे हैं, विशेष करके आपको आराम नहीं मिला है भोजन करने के बाद, तो इस तरह के गैस की बनना और आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन का होना स्वाभाविक है। और इसीलिए पानी, इसमें कहा जाता है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो वो भोजन करने के आधे घंटे पहले भर पेट पानी पी लें। जितना पानी आप पी सकते हैं वो भोजन के आधे घंटे पहले आप पी लें, तो ये पानी जा करके आपके एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्टों में डाइल्यूशन की प्रक्रिया तेज कर देगा। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, सर जी आप अपना सब वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डालना है। तो अमित जी आप तो यूट्यूब पर सीधे जाइए और EH वर्ल्ड एसोसिएशन टाइप करिए और उस पर आपको हमारे सारे वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत में ये पहला रिकॉर्ड वीडियो है जो लगातार 45वें क्लास में मैं आपके समक्ष आपको संबोधित कर रहा हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतिहास में मैं 100 लेक्चर तक, यानी शतक लगाने का मेरा इरादा है। अगर मैं आउट नहीं हुआ या मेरे साथ किसी ने तेज़ बॉलिंग नहीं की, तो ये तो देखना है कि लोगों की बॉलिंग किस तरह की होती है और मैं किस तरह खेल दिखाता हूँ, मेरी बैटिंग क्या होती है। फिलहाल अभी तक तो बैटिंग ठीक चल रही है, कुछ जगह कैच छोड़े, एक आध लाइफ मिली है, और देखना यह है कि आगे हम कितना इसको खेल पाते हैं। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस मैदान में उतरा हूं अपने बैट को लेकर के और बैटिंग कर रहा हूं। आगे आप सब पर निर्भर करता है कि आप कितना मेरा साथ देते हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने 100 क्लास अपने इस एक लाइन के इतिहास में पूरा कर लूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लास चले हैं वो अधिकतम 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, मुझे नहीं लगता कि 20 क्लास से आया हो, लेकिन मैं इसको इस उद्देश्य से चला रहा हूं कि हमारे सभी साथियों को, जो भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन साथियों को मैं अधिक से अधिक लाभ तक पहुंचा सकूं। मेरा उद्देश्य यह है। मेरा उद्देश्य अपने क्लास की संख्या को गिनना नहीं है या किसी को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक क्लास दे करके अपने साथियों का मनोबल बढ़ा सकूं और उनको रिफ्रेश कर सकूं।
तो कॉन्स्टिपेशन की बात मैं कर रहा, कॉन्स्टिपेशन होने से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिसमें हमारे आंत के एपिगैस्ट्रियम और हाइपोगैस्ट्रियम में रुक रुक कर पीड़ा होने लगती है। गरिष्ठ भोजन करने के कारण या गर्म वातावरण में हमको रहने के कारण ये जो है हमारे राइट और लोअर रिब्स की तरफ ऊपर भागती है, जिससे हमारे सीने में अजीब सी दर्द होता है। कभी कभी इस दर्द को हम हृदय का पेन या हृदय का दर्द समझ बैठते हैं, लेकिन वो गलतफहमी होती है। ये गैस का पेन है और ऊपर जो जो हम बढ़ते हैं पानी पीने से फिर हमको थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन जब तक गैस पास नहीं होती है तब तक ये समस्या बनी रहती है। इसी कारण से आपको भोजन के पहले भरपेट पानी लेना चाहिए। डॉक्टर हरीशचंद्र कुशवाहा जी भी इस समय लाइन पर हैं, आपका भी स्वागत। और जहाँ पर है, अगर हमारे किडनी में कोई दर्द है, कोई अपदर्द वहाँ पे है या कोई स्टोन प्रॉब्लम है, तो हमको वो भी दर्द उभर के हमारे इलियक पार्ट में, हाइपोगैस्ट्रियम पार्ट में ही जाता है और घूम करके हमारे पीछे की साइड में पीठ की तरफ चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है कि पेशाब हमको बार बार लगती है और पेशाब होने के बाद भी हमारा ये दर्द बना रहता है। और बार बार पेशाब प्राय 40 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं में अधिक होता है। पीड़ा इसकी भी रह कर उठती है और कुछ घंटों में 1-2 दिन बाद ये शांत हो जाती है। पेशाब बार बार आता है और कभी ये भी संभव है कि पेशाब के साथ ब्लड भी आ जाए। तो यह अलग अलग प्रकार के कॉलिक पेन हैं जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर से उठते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर वो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। और इस नाते इसको ये एक गंभीर रोग बन जाता है। आगे इसको संभालने के लिए या इसकी चिकित्सा के लिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा दृष्टिकोण से अगर इसका विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि हम मुख्य रूप से एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया था कि आप रात में सोते समय यस लास की लगभग 20 बूंदें और उसी में यस 10 की 20 बूंदें डाल दें, हल्के गुनगुने या फ्रेश वाटर में आप उसको सोते समय 1 गिलास पानी पी लें, जिससे कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है तो आप लगातार आपका पेट साफ होता रहेगा। क्योंकि पेट साफ होना हमारे इस मानव शरीर में कॉन्स्टिपेशन लगभग 80% रोक देता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बनने वाली गैस, फिर उस गैस का हमारे ब्लड में घूमना, विभिन्न अंगों में जाना, फिर मानसिक रूप से हमको तनाव देना, दिन भर हमारी क्रिया को बाधित करना, तमाम रोगों का कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए मैंने पिछली क्लास में बहुत चर्चा की थी और बहुत से खान पान के तरीके बताए थे। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि कॉलिक पेन अगर आपको हो रहा है तो S5 और F1 आप L3 के साथ CNS की मेडिसिन आप लेंगे, उसके बाद आप L3 की मेडिसिन लेंगे और L3 के साथ आप S5 और F1 ये दोनों जोड़ करके उसमें आप P1 डाल देंगे, ताकि हमारी जो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पेट में कोई एस्कैरिस या अन्य बैक्टीरिया कर रहे हैं तो P1 के जाते ही जब ऑक्सीजन हमारे डायरेक्ट कोशिकाओं के ब्लड के माध्यम से उनको सप्लाई होगी तो उनकी जो एक्टिविटी है वो डाउन होगी। तो ऐसी दशा में हम S5, F1 और P1 ये हम एक्स्ट्रा लेंगे। हमने कल भी आपसे कहा था कि हम अपने 3 फार्मूले के अलावा सब साइडरी ऑर्गन्स की मेडिसिन को लेंगे। तो सब साइडरी ऑर्गन्स की मेडिसिन में जैसे हमको रीनल कॉलिक पेन में हमको S6 भी लेना पड़ेगा, C10 भी लेना पड़ेगा, C6 भी लेना पड़ेगा। तो ये और हमारे बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमको उस हिसाब से C5 और S5 के साथ साथ हमको C6 का प्रयोग बढ़ा देना पड़ेगा। C10 भी हमको उसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि C10 की जरूरत होगी हमको लीवर के फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर RE और YE अगर दर्द ज़्यादा बन रहा है, गैस आपको ज़्यादा बन रही है, तो फिर आप इन दवाओं के साथ आप RE डाल दीजिए। RE डालने से क्या होगा कि RE सिर्फ 1 डोज डालिए आप 5 ड्रॉप की, तो ये जा करके आपके एसिडिटी के प्रॉब्लम को कम करेगी। क्योंकि इसी में के साथ हम एसिडिटी इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के दर्द अत्यधिक HCl के निकलने के कारण होता है। जैसे भूख हमको लगी हुई है, एक निश्चित समय पे हमारा HCl स्टमक में निकलने लगता है और भोजन जितना एसिड चाहिए उसको मीडिया को
एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दो तरह के होते हैं हमारे दोनों प्रकार के इंटेस्टाइन में। जो आमाशय में भोजन रहता है वो एसिडिक मीडियम में रहता है, और जब एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे वो क्षारीय माध्यम में हो जाता है। तो दोनों के जब माध्यम परिवर्तित होते हैं तो कुछ न कुछ वहाँ पर जो एसिड बचा रह जाता है वो हमारी एसिडिटी का कारण बनता है। तो ऐसी दशा में हमको HCl की मात्रा को सीमित करने के लिए हमको S10 और C10 इन दोनों की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑलरेडी हमारे L3 में भी S2 मिला हुआ है। बाद में हम ये कर सकते हैं कि खाना खाने के पहले लगभग आधा घंटा पहले जब हम भरपेट पानी पीना चाहते हैं तो उसी पानी में अगर आप 5 ड्रॉप S1 डाल दें, यानी जो जल आप ले रहे हैं भोजन के पहले उसमें अगर आप ड्रॉप डाल दें तो फिर आप समझिए कि आपने पूरी की पूरी दवा कर ली। आधा काम तो आपका S1 वहीं शुरू कर देगा जब आप पानी पीने के साथ S1 ले लेंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने रोगी को दवा देंगे तो उसको गैस्ट्राइटिस में, एसिडिटी में, कॉलिक पेन में, इन सब में बड़ा आराम मिलेगा, और आप निश्चित रूप से आप एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपने क्षेत्र में इन रोगों के लिए जाने जाएंगे। हमारे डॉक्टर अमित हरदोई से उन्होंने अनुरोध भेजा है कि आप आँख के रोगों के बारे में बताइए। आप प्रतीक्षा करें, मैं क्रमवार से चल रहा हूँ, सिस्टम वाइज चल रहा हूँ, चूँकि इससे हमने एलिमेंट्री कैनाल संबंधित रोग लिए हैं। जब मैं CNS में पहुँचूँगा, CNS के रोगों को लूँगा, मस्तिष्क और ब्रेन के रोग लूँगा, तो फिर मैं वहाँ पर इसकी चर्चा करूँगा। हर चीज़ की जल्दबाजी ठीक नहीं है, और एक निश्चित समय पर हम छोड़ेंगे नहीं, चूँकि मैंने अपना लक्ष्य आपको बताया है कि मैं शतक क्लास लूँगा। मेरा लक्ष्य है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शतक लेक्चर लूँ, 100 करूँ, और अभी मैं आज 45वें लेक्चर में हूँ। अभी मेरे पास काफ़ी आपसे रूबरू होने का। हाँ, मैं अपने उन साथियों को एक बार पुनः निवेदन कर लूँ जो विभिन्न रोगों से हमको दवा पूछते हैं। आप अपनी निजी समस्याओं को, आप ऐसी ऐसी समस्याएं उठा करके पहले ही हमको दे रहे हैं जिसके बारे में अगर हम चर्चा भी करना चाहें तो आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। जैसे आज एक सज्जन ने रीढ़ की हड्डियों का तिरछा होना और उसमें घुमावदार लचकदार होना, अब वो रीढ़ की हड्डियाँ कब से कितने दिनों से वो रोग है, इसकी कोई जानकारी, कोई डाटा वो बता नहीं पा रहे हैं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे गंभीर रोगों को ही आप सीधे क्यों ले रहे हैं? आप थोड़ा वेट करिए, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप रॉ हैंड है तो थोड़ी जानकारी अपनी बढ़ाइए। धीरे धीरे आपको ही पता चल जाएगा कि किन रोगों से आपको लड़ना है और किन रोगों को आपको ट्रांसफर कर देना है। मैंने आज सुबह के क्लास में आपसे कहा था कि जब आप हर रोग के विशेषज्ञ बनेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप क्यों करते हैं कि आपके पास आने वाला हर रोगी आपके पास आ जाए? आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों में देखिए, वो केवल एक काम चलाऊं दवा दे करके और फिर कहते हैं आप फला डॉक्टर संपर्क कर लीजिए, यानी वो विशेषज्ञ के पास उसको भेज देते हैं। अब रीढ़ की हड्डी का तिरछा हो जाना, रीढ़ की हड्डी में कोई अबनॉर्मलिटी आ जाना, तो आप उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से क्यों तोड़ रहे हैं? आप उसको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरफ भेज दीजिए, पहले वो उसकी रिपोर्ट ले ले, वो उसकी कमी बेसी को देख ले। हमसे तो इलेक्ट्रो हम एक कंस्ट्रक्टिव वर्क, डिस्ट्रक्टिव वर्क हम नहीं कर पाते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में अगर पेन हो रहा है या रीढ़ की हड्डी तिरछा होना शुरू हो रही है, तब तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन आप जब तिरछी हड्डी को ही घुमा करके ले आएंगे और फिर कहेंगे इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा दे करके सीधा कर दें, तो ऐसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई जादू तो है नहीं, या किसी पैथी में कोई जादू तो है वो हर चीज़ को सही कर लेगा। हर रोग के एक एक स्पेशल डॉक्टर हैं। अब आँख में अगर आपके बहुत गंभीर रोग हो ही गया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद का डॉक्टर क्या कर पाएगा? फिर तो आपको आँख के डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी। हमने आपसे कहा ना कि हम वर्क करते हैं, यानी प्रकृति द्वारा किसी रोग की शुरुआत अगर हो रही है प्राकृतिक रूप से तो हम उस पर कंट्रोल करते हैं, या किसी अंग विशेष में कोई कमी आ रही है हम उसको सही करते हैं। लेकिन हम डिस्ट्रक्टिव वर्क इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से नहीं करते। डिस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कोई एबॉर्शन की दवा नहीं दे सकते किसी पेशेंट को, हम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी ऑर्गन को तोड़ नहीं सकते, किसी ऑर्गन को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑर्गन में रीअपेयरिंग कर सकते हैं, उसके टिश्यू में रिपेयर की को ला सकते हैं, उसके टिश्यू फ्लूइड को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारी परिभाषा ब्लड और लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन, हम उस परिवर्तन को दूर करते हैं। अब अगर हड्डी आपकी 20 साल, 15 साल या 5 साल, 10 साल से पहले वो टेढ़ी हो चुकी है, उसकी रीढ़ की हड्डी झुक चुकी है, तो आप उस पर क्या कर पाएंगे? फिर आपको तो उसका
ये न्यूरो सर्जन और आर्थोपोडिक सर्जन उस पर अगर कोई अपना दिमाग लगा सकते हैं तो लगाएंगे। हम आप उसको लगा करके रोगी को कितने दिन अपने पास रखेंगे? हम तो ऐसे ऐसे रोगों को पकड़ें जहां पर हमारी स्पेशलिटी शो हो। और अगर आपको ये पैसा कमाना है तो फिर आपका उद्देश्य पैसा कमाना हो गया, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को स्थापित करने का उद्देश्य नहीं बना रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले हल्के हल्के रोगियों को पकड़ना शुरू कीजिए, आप उन पर पहले कॉन्फिडेंस जमाइए। जब आपका आत्म संयम बन जाए, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले सकें,